सुप्रभात आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो तैयारी है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, वह आपके यूपीटीईटी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और एलटी जीआईसी के अतिरिक्त डीएसएसबी, इन सब पर हमारी तैयारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चल रही है। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को थोड़ा व्याकरण की प्रारंभिक जानकारी देना समीचीन समझता हूँ, क्योंकि व्याकरण के भी क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, पाते हैं कि हर एक परीक्षा में व्याकरण के अनेकानेक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आप कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ जैसे संज्ञा, तो संज्ञा के विषय में आप बखूबी जानते हैं कि संज्ञा है क्या। तो यह विकारी शब्द के अंतर्गत आता है और संज्ञा जितने भी नाम हैं वह सब संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है और संज्ञा का अर्थ अगर सामान्य रूप से हम लें तो जितने भी नाम हैं वह सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा आप लोग जानते ही हैं, आप प्रारंभिक कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप प्रारंभिक कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। अब जो मुख्य चीज़ है संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की जो परिभाषा है वह है किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम को, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हमने देखा संज्ञा की परिभाषा के विषय में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जो इसमें मुख्य चीज़ है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने माने जाएं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखते हैं अथवा मूल रूप से हम अगर देखें तो संज्ञा के केवल 3 भेद हैं। कौन कौन से? सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्युत्पत्ति के आधार पर अथवा मुख्य भेद के अंतर्गत व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं और वह कौन कौन से भेद हैं, इन पर भी हम क्रमशः चर्चा करेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, दूसरा भाववाचक, और तीसरा है जातिवाचक, तीसरा जातिवाचक संज्ञा। आपने देखा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 भाववाचक संज्ञा और नंबर 3 जातिवाचक संज्ञा। अब ये हमारे हो गए व्युत्पत्ति के आधार पर भेद। अगर अर्थ के आधार पर हम संज्ञा के भेद का निरूपण करें तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। और 5 भेद वह कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और उसमें 2 और जुड़ जाते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक
समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा इसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन जब भी परीक्षाओं में आपको ऐसा विकल्प रहे कि संज्ञा के भेद कितने हैं, तो ज़्यादातर उसमें ऑप्शन 5 दिया रहता है और वो 5 पर ही आपको टिक करना है। वैसे अगर मूलतः देखा जाए तो संज्ञा के 3 ही भेद हैं, जो हमने आपको पहले व्युत्पत्ति के आधार पर बताया है। जब हम अर्थ के आधार पर इसको लेते हैं तो इसके 5 भेद हो जाते हैं, इसमें 2 और बढ़ जाते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। तो इतनी चीज़ें हमने देखा, बेसिक चीज़ें देखा। अब हम चर्चा सबसे पहले करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति अथवा एक ही वस्तु का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि किसी एक ही व्यक्ति अथवा किसी एक ही वस्तु का बोध होता है, तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर आप लें तो जैसे कहा जाए गांधी जी, किसी का नाम कहा जाए रमेश, गंगा कहा जाए, गंगा एक नदी है, एक नाम भी है, तो यह किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपने समझ लिया होगा, मैं समझता हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। आप इसी प्रकार से अत्यंत श्रेष्ठ और उपयोगी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि यह इसका जो विस्तार है वह अधिक से अधिक होता जाए और आपको और उत्तरोत्तर अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में जाना। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमने आपको बताया कि किसी व्यक्ति का नाम हो, अगर एक व्यक्ति का बोध होता हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसी देश का नाम हो, जैसे कहा जाए भारत, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसी नदी के नाम को ले लिया जाए, जैसे कहा जाए गंगा, यमुना, सरयू, तो ये सब क्या है? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला जो हमारा है वह क्या है? वह है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा पर हमारी चर्चा होगी। इससे व्यक्तियों, जातिवाचक संज्ञा क्या है? इससे व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है। जैसे कह दिया जाए नदी, तो नदी शब्द कह देने से उसमें यह नहीं होता है कि आप उसको आप अलग अलग विभाजित करें। नदियों में अनेक नदियां आ जाती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, अनेकानेक नदियों का वह बोध कराता है, संपूर्ण अपनी जाति का बोध कराता है। तो यह किसके अंतर्गत आएगा? अगर नदी शब्द का उल्लेख किया जाए तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कहा जाए मनुष्य, तो मनुष्य क्या है? मनुष्य भी जो है एक समूह का ही बोध कराता है, संपूर्ण मानव जाति का बोध कराता है, तो वह भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जातिवाचक संज्ञा भी मैं समझता हूँ कि आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होगा। अगर आपकी कोई इस तरीके से क्वेरी होती है तो आप उसको कमेंट में अपनी बात रख के हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि अपने व्यस्त शेड्यूल में से आपके कमेंट का भी जवाब दिया जाए यथासंभव, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा कमेंट उसका जवाब दिया ही जाए। इसलिए यहाँ पर ही ध्यान से आप पूर्ण मनोयोग से इसको देखते रहें, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वह अपने मूर्त रूप को ले सके। ठीक, मैंने समझाया आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और इसी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर आपसे कोई कह दिए कि पशु पक्षी, तो पशु पक्षी भी संपूर्ण, पशु कह दिया जाए तो संपूर्ण पशु जाति का जितने चौपाए जानवर हैं सबका बोध उसके अंतर्गत आ जाता है, उस जाति का बोध हो जाता है, तो अभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। आपसे कह दिया जाए पक्षी, पक्षी उड़ रहे हैं, अब उसमें पक्षी आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि तोता उड़ रहा है, कबूतर उड़ रहा है, कि गिलहरी तोता उड़ रहा है, कबूतर उड़ रहा है, कि अन्य कोई पक्षी उड़ रहा है, संपूर्ण पक्षी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए अभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका रखा जाएगा। अब आपका क्या बचता है? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा जो है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका आता है, समूहवाचक नहीं, आपका भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका क्या आता है? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म
दशा अथवा व्यापार का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भाववाचक संज्ञा का कभी बहुवचन नहीं बनता है। और ये भाववाचक संज्ञा, जैसे आप कह लें एक शब्द होता है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, आप देखेंगे जैसे कह दिया जाए बुढ़ापा, बुढ़ापा, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसी तरीके से कह दिया जाए मित्र। अगर बूढ़ा शब्द कहा जाता है, बूढ़ा शब्द तो बूढ़ा की जब आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, भाववाचक तो बनेगी बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा ये बुढ़ापा बनेगी। इसी तरीके से अगर मित्र शब्द कह दिया जाए, तो अगर आपको इसकी भाववाचक संज्ञा बनाना होगा तो ये हो जाएगा मित्रता, मित्रता। आपने इसको भी देखा, बूढ़ा से बुढ़ापा, मित्र से मित्रता। इसी तरीके से अगर कह दिया जाए मनुष्य शब्द, मनुष्य शब्द का उल्लेख किया जाए, तो इसकी जब आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मनुष्यत्व, मनुष्यत्व, मनुष्यत्व अथवा मनुष्यता, अथवा मनुष्यता, मनुष्यता, ये हो गया। तो आपने भाववाचक संज्ञा देखा। अगर कहा जाए कि राष्ट्र, राष्ट्र शब्द आपसे पूछा जाए कि राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता हो जाएगा। अनेक बार ये परीक्षाओं में, शिक्षक भर्ती में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, ARO, RO इत्यादि परीक्षाओं में भी, बैंक PO इत्यादि में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राष्ट्र से जब आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो वह राष्ट्रीयता हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आप 3 प्रकार की संज्ञा, संज्ञा के 3 जो मुख्य भेद हैं उनके विषय में जाना, और जो 2 और संज्ञा के भेद हैं जो अर्थ के आधार पर हमने आपको बताया था कि यह बढ़ जाते हैं, अर्थ के आधार पर समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 2 चीज़ें बढ़ती हैं। तो जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण समूह का बोध होता है वह क्या होता है? वह समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे आपसे कह दिया जाए परिवार, तो परिवार केवल एक व्यक्ति का द्योतक नहीं है, परिवार संपूर्ण, परिवार के जितने सदस्य हैं उनका बोधक है, उनका द्योतक है, इसलिए परिवार भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से आपसे कहा जाए सेना, जैसे कहा जाता है भारतीय सेना, तो सेना में क्या है? आपको वायुसेना भी है, जल सेना भी है, थल सेना भी है, सारी सेनाएं हैं। तो सेना वो संपूर्ण समूह का बोध करा रही है, संपूर्ण सामरिक शक्ति का बोध करा रही है, इसलिए उसको हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अगला जो आपका आता है जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, ऐसी संज्ञा जिससे नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, वह क्या है? कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। आप जैसे कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे सपोज करिए आप दूध लेने जाते हैं, तो आपको किलो में तौल के नहीं देता है दूध, दूध लीटर में नाप के देता है, लीटर से नाप के देता है। तो यह क्या होता है? यह किसका बोध है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध है, बोधक है, उसका बोध कराता है। तो इस तरीके की जो संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, उसके अंतर्गत आपका क्या आएगा? जैसे लोहा, जितनी भी धातुएं हैं, लोहा, चांदी, सोना, ये सारी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। इसी तरीके से जितने तरल पदार्थ आपके हैं, जैसे पानी है, दूध है, ये सारी चीज़ें भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। तो आज हमने आपको बेसिक जो संज्ञा के विषय में बताया, हमने आपको क्या क्या बताया कि संज्ञा क्या है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। उसके बाद संज्ञा कहते किसे हैं? तो संज्ञा जितने भी नाम हैं, अगर आप साधारणतः एक सामान्य अर्थ इसका लें तो संज्ञा है क्या? जितने भी नाम हैं वह सब संज्ञा के अंतर्गत हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः जो भेद हैं अथवा व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के मुख्य भेद हैं वहाँ हैं 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर इनको हम अर्थ के आधार पर तोड़ते हैं तो इनके दो भेद बढ़ जाते हैं। इसमें क्या शामिल हो जाता है? तीन भेद आपने ऑलरेडी पढ़ा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और इसमें दो और इसके भेद बढ़ जाते हैं, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। तो ये 5 भेद हो जाते हैं। आप इनके विषय में अभी जानें, व्यक्तिवाचक के विषय में पढ़े, जातिवाचक के विषय में पढ़े, भाववाचक के विषय में पढ़े। इसी तरीके से कुछ प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। जैसे अनेक बार परीक्षाओं में प्रश्न आया है कि कोई शब्द दे दिया गया और आपसे कहा गया कि इसकी भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो इस तरीके से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं परीक्षाओं में, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं कि जैसे राष्ट्रीय शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो राष्ट्रीय शब्द की जो भाववाचक संज्ञा है वह राष्ट्रीयता है, आपने देखा। इसी तरीके से मनुष्य से मनुष्यता अथवा मनुष्यत्व, मित्र का मित्रता, बूढ़ा शब्द से बुढ़ापा। इसी तरीके से अनेक शब्द आपके इसमें मिलेंगे। आपको और भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको अपने दिमाग में बनाने की ज़रूरत है। अभी संज्ञा का जो पार्ट है वह विस्तृत है, इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न मैं कराऊंगा, क्योंकि संज्ञा का जो बेसिक था मैंने आपको बता दिया, जो आपके लिए महत्वपूर्ण था। इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, तो मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित है। लेकिन ये व्याकरण जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक व्याकरण के प्रश्न आपके सही नहीं होंगे। इसलिए इस पर हमारा इतना फोकस करना बहुत आवश्यक था। अब इस पर फोकस हो गया और इस पर मैं देखूंगा कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए होंगे विभिन्न परीक्षाओं में, उनको भी हम लेने की कोशिश नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कोशिश यही होगी कि इसके जो भी चैप्टर हैं व्याकरण के अंतर्गत, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन पर आपको प्रारंभिक जानकारियों के साथ, यानी आपका बेसिक मजबूत करके तब उसके बाद इस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी आपको कराई जाए। धन्यवाद। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।